हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इकोनॉमिक्स सीरीज़, जो कि जेकेएसएसबी के थ्रू पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा इन द ईयर 2026। उसके लिए आपके पास अराउंड 6 मंथ्स का टाइम है। आई एम श्योर बहुत सारा सिलेबस है उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं अपने एंड से कवर करूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट्स भी थी कि स्टार्ट किया जाए, और ऑलरेडी जो है मेरी इकोनॉमिक्स की कुछ और वीडियो हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जो एफए के 2 पेपर थे ऑलरेडी जो हो चुके हैं, मैंने उनको एनालाइज़ किया है। मैंने अपना पार्ट इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट अच्छे से देखा। सो मुझे जो समझ आया उसमें से कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं। अगर आप खाली जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कर लोगे तो आप बहुत आसानी से जो है अपना जो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ रहा है वो कर लोगे। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, मैं अपना जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगी वो इस तरीके से होगा कि आपके लिए ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आप क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सिंपली आपको ये बताना चाहूँगी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है क्या है। अभी आप उस तरीके से नहीं जाओ, बस समझो कि है क्या है ये, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको बोलूँगी, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो भी आपकी गवर्नमेंट है ना, उससे रिलेटेड है। वहीं पे अगर मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो किससे रिलेटेड होगी? आपके सेंट्रल बैंक से। जब भी आप फिस्कल पॉलिसी देखो तो आपको समझ आ जाना चाहिए, आपके माइंड में एकदम ये बात आनी चाहिए कि ये जो है ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है। मतलब ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो प्राइमरी काम है वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। वेयर एज मॉनेटरी, जबकि हम सोचेंगे कि यार मॉनेटरी तो पैसों से रिलेटेड है, दोनों में पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में भी पैसा इन्वॉल्व है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा कहने का मकसद है कि जो सेंट्रल बैंक जो है स्टेप्स उठाता है, ये वो पॉलिसी है, ठीक। ये आ गया बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया। अब जो दोनों फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, ये किस लिए होती हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। तो जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, बेसिकली कुछ भी इनमें चेंज आएगा, फिस्कल पॉलिसी में प्लस माइनस होगा या मॉनेटरी पॉलिसी में प्लस माइनस होगा, तो ये सबसे पहले हमारा इम्पैक्ट करेंगी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द सेंस कि कहीं पे ये डिमांड सप्लाई जो है मनी सप्लाई की, ठीक है, पैसा जो है इकोनॉमी में कितना होना चाहिए, ज़्यादा करना है या कम करना है, ठीक है। उसके बाद आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, ठीक है, मनी सप्लाई में चेंजेस या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस। तो जब भी हमारी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो हमें उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर मान लो कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है, ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो हमें ग्रोथ का रेट अगर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ दी जाती हैं। तो वो जो पॉलिसी हैं वो दोनों जब मिल के काम करती हैं, ये हमेशा क्या होता है, बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, ये ना कहीं कोऑर्डिनेट होकर चलती हैं। अगर सेंट्रल बैंक कुछ डायरेक्टिव्स ले रहा है तो उसी के साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी अपने जो पॉलिसी में चेंजेस है वो उसी हिसाब के लाने पड़ेंगे, तभी ये सक्सेसफुल होगा। ये दोनों की तरफ से होता है। तो मनी सप्लाई में चेंज लाना है, इंटरेस्ट रेट में चेंज लाना है, इस तरीके से हमारी जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हैं ये पूरी इकॉनमी को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। अब हम डिटेल में जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या है, ओके। फिस्कल पॉलिसी, देखो जो वर्ड है ना फिस्कल, ये फिस्कल वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फिस्क। अब इस फिस्क का क्या मतलब है? फिस्क का मतलब है एक ऐसी बास्केट
जो सिंबलाइज करती है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को, गवर्नमेंट ट्रेजरी को। अब गवर्नमेंट की ट्रेजरी किससे रिलेटेड होती है? ऑब्वियसली उनके एक्सपेंडिचर्स से और उनकी इनकम से, मतलब सीधे सीधे जो सरकार का पैसा है। तो सरकार अपने पैसे से क्या करती है? कुछ एक्सपेंडिचर करती है और कुछ पैसा जो उनके पास आ रहा है, इनकम है, वो कमा रहे हैं जो पैसा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से इसका जो है नाम है रिलेटेड, सीधे ही यहाँ से गवर्नमेंट की ट्रेजरी से है। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की ट्रेजरी के रिलेटेड जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी पार्ट है ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो कंसर्न है किसके साथ? स्टेट की इनकम के साथ और जो स्टेट एक्सपेंडिचर कर रही है उसके साथ, ताकि क्या हो सके कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमी में उसको हम सस्टेन कर सकें। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी, ये ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। इकोनॉमिक पॉलिसी जिसका एम क्या है? टू सस्टेन ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? पब्लिक बोरोविंग्स, कि सरकार जो है कितने लोन्स ले रही है, पब्लिक बोरोविंग कितनी कर रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कितनी कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया कि सरकार अपने जो टैक्स हैं उसमें कैसे चेंजेस ला रही है, वो जिस हिसाब से उसको चेंजेस लाने होंगे। अगर मान लो मनी सप्लाई उसको इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है इकॉनमी में, तो यहाँ पे टैक्स रेट सरकार क्या करेगी? कट कर देगी, ताकि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। वो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी? उसके बाद लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, तो इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट होगा, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। देखो, जब भी गवर्नमेंट टैक्स रेट कट करेगी, इसका क्या मतलब है? जैसे हाल ही में हमने देखा जब जीएसटी में चेंजेस लाए, तो ओवरऑल क्या हुआ? मार्केट में बहुत सारे जो गुड्स थे उनका प्राइस जो है वो कम हो गया, है ना। जो मेजर तौर पे जो कंज्यूमर गुड्स थे नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है, नेसेसिटीज़ में थे जो, और बाकी जो गुड्स थे उनके प्राइस हमने देखा थोड़े से कम हुए। वो किस वजह से हुए? क्योंकि जीएसटी स्लैब जो है वो कम हो गया, ठीक है, 5% में वो ले आए, टैक्स रेट कट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एमआरपी पे फ़र्क पड़ा, एमआरपी जो है वो कम हुआ। जब एमआरपी कम हुआ तो मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो आप कर रहे हो, जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में जाके खरीद रहे थे वो अब आप 8 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, तो पैसा बच रहा है आपका, तो अब आप ज़्यादा खरीदोगे क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ सस्ती होगी है। तो अब अगर पहले आप एक ही ले रहे थे तो शायद अब आपको लगेगा यार ये तो सस्ती होगी, आप 2 ले लोगे। तो जब आप 2 लोगे तो और ज़्यादा पैसा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। तो जितना प्राइस किसी चीज़ का कम होता है, डिमांड उसकी उतनी होती है, तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इन शॉर्ट हमें इस सब में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिस्कल पॉलिसी वाले पार्ट पे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का वो पार्ट है जहाँ पे कोई भी अगर चेंज करना होता है तो गवर्नमेंट चेंज करती है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल हैं? या तो वो जो है टैक्स जो है उसमें चेंजेस लाएगी, टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स कम करेगी, ठीक है, या तो सब्सिडीज़ जो हैं उनको बढ़ा देगी या कम कर देगी, या फिर जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो कर रही है, ठीक है, उसको क्या करती है? वो ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है या कम कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट कर रही है, कि मतलब बेच रही है वो जो ऑलरेडी उसके पास एसेट्स है उनको बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर वो नया एक्सपेंडिचर कर रही है, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में कोई ऐसी वो कंपनी बना रही है जिससे नई इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है, रोड्स बना रहे हैं, नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट, मतलब किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट जिससे फ्यूचर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब इन सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो वो सारे चेंजेस जो हैं किसके साथ जुड़े हैं? हमारी
फिस्कल पॉलिसी के साथ जुड़े हैं। सिंपल इतना आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट चेंजेस लाती है तो वो किन किन चीज़ों में लाती है, वो इन सब चीज़ों में लाती है। इससे पहले मैंने जो बोला, और बाकी अगर आपको लग रहा है कि यार ये सब समझ नहीं आया, मनी सप्लाई बढ़ी तो टैक्स रेट कम हुआ, कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, इसमें अभी आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको इतना समझना है कि फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो चेंजेस लाती है, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में किस किस चीज़ के थ्रू चेंजेस लाती है, वो चीज़ें सिंपल हैं। टैक्सेशन के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, पब्लिक बोरविंग के थ्रू कि कितने लोन्स ले रही है, वो कम लोन्स लेगी या ज़्यादा लेगी, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी या कम करेगी, वो जो उसकी सेल ऑफ एसेट्स है उसको ज़्यादा करेगी या उसको कम करेगी। अब इसमें से एक टूल ऐसा था जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था, वो क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग पब्लिक बोरविंग से थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग तब करती, बेसिकली करते कब है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होती है जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना, जो उसको स्पेंड करना है पैसा, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है उसका, वो बढ़ जाता है उसके रेवेन्यू से। डेफिसिट फाइनेंसिंग तब की जाती है जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है, वो कम पड़ जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। सॉरी, ये मैंने सिंबल गलत डाल दिया। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इनका और इनका रेवेन्यू जो है वो कम है। इसमें आज तक भी कंफ्यूजन है। ये हमें किसी ने बताया था कि इसको इस तरीके से याद रखने की, ये कबूतर की चोंच है। कबूतर की चोंच की जो बड़े वाला साइड होगा, जो उसके मुंह वाली साइड है, वो हमेशा बड़ा होगा, और जो बाहर की तरफ छोटा वाला पार्ट रहता है वो छोटा होता है। तो मुझे अभी भी वही चीज़ जो मेरे टीचर की है वही माइंड में आ जाती है, तो वही अब मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। अगर किसी और को भी इसमें कन्फ्यूजन होती है तो रिमेंबर इट लाइक दैट, जो पार्ट बड़ा होता है वो अंदर वाली साइड होती है चोंच की। चलो, जोक से पार्ट। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग में जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उनके पास रेवेन्यू कम है, तो ये जो बीच में गैप हो जाता है, इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरविंग करती है, ठीक है। ये जो बोरविंग है वो ज़्यादातर जो है वो आरबीआई से ही करती है। तो आरबीआई को क्या करेगी, वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट के पास, वो आरबीआई के पास रख देगी और उसके बदले आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे देगा, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्ट कर सकती है, जो बहुत कम होता है, कि आप नई करेंसी जो है वो प्रिंट कर दो, क्योंकि हम हमेशा नई करेंसीज प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही नई करेंसीज जो है किसी भी वक्त प्रिंट कर देना इज़ नॉट फीजिबल। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में ये दो पार्ट होते हैं, या तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले लेगी, ठीक है, या फिर मनी क्रिएशन होगा, नया जो है मनी क्रिएशन होगा थ्रू प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, मनी क्रिएशन, ठीक है। तो ये सब टूल्स हैं किसके, फिस्कल पॉलिसी के। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, दिस इज़ इनफ। अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा हैं, उसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में भी जाके अगर पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी उसमें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है कहीं ना कहीं, और वो हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस सोसाइटी में रह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम कर रही है, तो वो सब चीज़ें जो है मज़ेदार भी हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम थोड़ी डेप्थ से पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी, अब आपने जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था उसको वहीं पे छोड़ के आना। अब उसकी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे जो है वो आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पढ़ रहे हो तब खाली यही पढ़ना। अगर पढ़ते पढ़ते सोचोगे कि यार इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, फिर आपने कंफ्यूज हो जाना है। वो जितना मैंने आपको बोला आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो डू लीव मी अ कमेंट, आई विल फर्दर एक्सप्लेन, ठीक है। लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो आप अपना सारे का सारा फोकस इसी साइड रखना। तो सबसे पहले सिंपल बात जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको रेगुलेट कौन करता है। जो पॉलिसीज़ जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर पॉलिसीज़ मेड बाय द
सेंट्रल बैंक। इंडिया के केस में हमारे सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड आरबीआई इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये हम आम लोगों के लिए नहीं होता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन आरबीआई का एक मेन जो है रोल ये भी है कि वो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। हम आगे सीधे सीधे मुद्दे पे, आरबीआई का काम क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। और मनी सप्लाई को वो कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। अब हम पढ़ते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को किस तरीके से आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है। देखो, सबसे पहले तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है? अब बोलेंगे कि यार बढ़ रही है तो बढ़ने दो, मनी सप्लाई इकॉनमी में है ना, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही आएगा। लेकिन जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उससे हमेशा क्या होता है? इन्फ्लेशन होने लगती है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने लगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, मतलब मार्केट में महंगाई जो है वो बढ़ने लग जाती है, चीज़ों के जो रेट हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। देखो, मान लो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, हर एक बंदा जो है वो जा रहा है, खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है, आप जा रहे हो, आप कोई सेल लगी है वहाँ पे आप भी खरीद रहे हो, दूसरे लोग जा रहे हैं वो भी खरीद रहे हैं। अच्छा, सिंपल हम इसको ऐसा समझते हैं, कोई फेस्टिवल सीज़न समझते हैं, ठीक। फेस्टिवल सीज़न में हर किसी का ये रहता है कि यार हमें भी खरीदना है, गिफ्ट्स भी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, घर के लिए नया सामान खरीदना है, ठीक है, फेस्टिवल के टाइम पे। तो फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है? डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब जो सप्लायर्स हैं उनको पता है कि लोगों को ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो लोग किसी भी प्राइस में ख़रीदेंगे। तो सप्लायर्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जब डिमांड ज़्यादा है तो उसको जो रेट है उसका प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि ऑलरेडी डिमांड बढ़ रही है। तो जब मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो वो पैसा स्पेंड करेंगे। जैसे ही वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जैसे फेस्टिवल्स के सीज़न में होती है। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हुई, प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। अब ये मनी सप्लाई आप सोचो, अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग उसी तरीके से खर्चते जाएंगे। तो जितना वो खर्चेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए सप्लायर्स जो हैं वो प्राइस इंक्रीज़ करते रहेंगे, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको समझाया है। तो इस हिसाब से मनी सप्लाई अगर इन्फिनिटली बढ़ती रहेगी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो पैसा भी तो साथ में बढ़ रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ पे बहुत नुकसान होता है उस चीज़ का भी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इन्फ्लेशन जो है, आरबीआई का टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को रखती है 4% प्लस और माइनस 2, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% चल रही है, 7% चल रही है, 3% चल रही है, 4% चल रही है ना, सुना होगा आप सब लोगों ने। लेकिन जो आरबीआई के पास टारगेट होता है, बैंड है जो इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बैंड, इट इज़ 4% प्लस और माइनस 2%। इसका कहने का क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन आपकी या तो 4% हो सकती है या 4% से प्लस 2 कर लो। 4% से प्लस 2 करोगे तो कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। या इसको माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन जो है वो रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा आरबीआई का ये फोकस रहता है कि इससे ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए और 2% से ज़्यादा कम जो है वो जाना नहीं चाहिए। अब कम क्यों नहीं जाना चाहिए? कम इसलिए नहीं जाना चाहिए, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाए, डिफ्लेशन होने लग जाएगी तो लोगों के पास तो कुछ इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्यों प्रोड्यूस करेंगे? प्रोडक्शन ही रुक जाएगी पूरी की पूरी। इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन इस
रेट से कम भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा क्यों नहीं जाना चाहिए। अब ज़्यादा हो जाएगा तो अब सब लोगों की इनकम तो बराबर होती नहीं है, तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारे तो मारे जाएंगे। और इनफैक्ट मिडिल क्लास लोग भी, अब अगर किसी चीज़ का रेट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, आप सोचोगे मजबूरी है अभी ले लेते हैं, लेकिन अगर वही रेट 100-200% जंप कर जाएगा तो आप तो ख़रीदना बंद कर दोगे ना। तो ख़रीदना हम जब बंद करेंगे तो सप्लाई ऑलरेडी पड़ी होगी, तो उसका नुकसान भी इकॉनमी को ही होगा। ताकि हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोलैप्स ना हो जाए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में, अब मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो ऐसे पूरा इकॉनमी का जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो ये हमने एक जिस्ट पढ़ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अब क्या है, उसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी शेप करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को शेप करती है। मॉनेटरी पॉलिसी शेप्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री और कंट्रोल करती है एंड कंट्रोल्स इन्फ्लेशन by adjusting the money supply ये वाला पार्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, बाय एडजस्टिंग द मनी सप्लाई। अब जो दूसरा पार्ट हमारे पास बचा है वो हम पढ़ेंगे, एंड कंट्रोलिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है? ये वाला पार्ट मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, मनी सप्लाई वाला पार्ट की ये क्यों ज़रूरी होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पार्ट में हम आते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूँगी क्योंकि वरना टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकंड वाले वीडियो में हम जो है इसके जो टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, 2 टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है? देखो, नॉर्मली तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो आपको हाउसिंग लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपका, उसके बाद आपके पास जो पर्सनल लोन है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, जो फार्मर्स लोन है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो आपकी सेविंग रेट है वो कितना है, एफडीआई पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा लेना देना होता है। अब आरबीआई जो है उसका लेना देना भी इन्हीं सब रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हमारा आरबीआई के साथ कोई लिंक नहीं है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज़ द मास्टर बैंक। ठीक है, आप समझो कि आरबीआई बैंक्स का भी बाप है। ठीक है, तो आरबीआई इन सब बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई ने देखना है कि कोई पॉइंट ऐसा तो ना आ जाए जहाँ पे ये जो बैंक्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने लग जाएं, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, है ना, तो फिर ये जो बैंक्स हैं और जो मनी लेंडर्स हैं उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। अब ये जो बैंक्स हैं वो मनी लेंडर ना बन जाएं, इस चीज़ को देखने के लिए आरबीआई हमेशा इनको कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के साथ जो बैंक्स का लेना देना है ना, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले ये बात तो हमने देख ली कि आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ऑल बैंक्स। वो आपका एसबीआई हो गया, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो गया, से ग्रामीण बैंक हो गया, कोई प्राइवेट बैंक भी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी बैंक हो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए आरबीआई के साथ, तो उसको सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई, और उन सब बैंक्स को आरबीआई की रेगुलेशंस को मानना होता है। नाउ आरबीआई का क्या सीन होता है कि यहाँ पे बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो वो बैंक रेट क्या है? अब हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ये जो बाकी सारे बैंक्स हैं जिनसे हमारा लेना देना है, ठीक है, जिनसे हम लेंड कर सकते हैं, जो हमें बोरो करते हैं, ठीक है,
जिनसे हम बोरो करते हैं, और जो हमें लेंड कर सकते हैं, इनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, जो लोन देते हैं बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में, छोड़ो आप लेंड करने को, बोरो करने को, जो क्या करते हैं लोन्स देते हैं, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कभी कभी इनके पास भी फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो जब इनके पास पैसा कम पड़ेगा, हमारे पास पैसा कम पड़ता है, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास। लेकिन इन कमर्शियल बैंक्स के पास जब पैसा कम पड़ता है तो ये जाते हैं हमारे आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास जब जाएंगे तो आरबीआई इनको फ्री में पैसे नहीं उठा के दे देता कि ये लो आप 1 लाख रुपया दो और कल मुझे 1 लाख रुपया वापस ला के दे देना। नहीं, ऐसे नहीं चलता है, उधार वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई कमर्शियल बैंक को अगर पैसे ज़रूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई एक बैंक रेट रखता है, जैसे मान लो 3 to 4%, आई एम नॉट श्योर अभी कितना है एग्जैक्टली, बट इतना ही होगा, 3 to 6 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इनफैक्ट 6 से भी कम ही होगा। तो मान लो हम रखते हैं कि इट इज़ 4%, तो बैंक जो है बैंक रेट रहेगा 4%। आरबीआई ये 4% बैंक रेट पे हमारे कमर्शियल बैंक को लोन दे देगा, और फिर जो कमर्शियल बैंक है वो रीपे कर देगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आरबीआई को, तो वो आरबीआई का प्रॉफिट रहेगा। अब इसी बैंक रेट के साथ आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। किस तरीके से? मान लो कि इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है, क्या है, इन्फ्लेशन का सीन चल रहा है। अब आरबीआई को चाहिए कि मनी सप्लाई को कम करेंगे हम, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना है। अब मनी सप्लाई कब कम होगी? इन बैंक्स के थ्रू हम देखते हैं। जब कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स वो लोन्स कम देंगे, ठीक है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा लोन्स देंगे, क्योंकि लोन्स देने से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जब आरबीआई के पास ये टारगेट है कि उसको इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा चल रही है और उसको इन्फ्लेशन को क्या करना है? कम करना है। टारगेट हमारा क्या है कि हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अब वो बैंक रेट को कैसे यूज़ करके मनी सप्लाई को कम करेगी? वो क्या करेगी कि इस बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। मान लो ये 4% है, अब 5% हो गया, ठीक है। जैसे ही ये 5% होगा तो किसी भी कमर्शियल बैंक जब ये आरबीआई के पास जाएगा लोन लेने के लिए, अब उसको महंगा पड़ रहा है। अब ये हमारी तरीके से 10-20 लाख में तो खेलते नहीं है, ठीक। कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से लोन चाहिए तो अच्छा खासा बड़ा लोन लेगा, ठीक है। छोटे मोटे लोन तो वो बैंक्स के पास खूब सारे पैसे होते ही हैं, उनको चाहिए नहीं है। अब वहाँ पे आप सोचो 1% का भी कितना फ़र्क पड़ जाता होगा। जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं या कोई पर्सनल लोन लेते हैं 20-25 लाख का, वहाँ पे 1% से इतना फ़र्क पड़ता है। तो जब कमर्शियल बैंक सब सोचो आरबीआई से लेने जाएंगे तो उनको कितना फ़र्क पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इनके लिए पैसा लेना क्या हो गया? महंगा हो गया। तो ये आरबीआई से कम पैसा लेंगे लोन में। जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, फंड्स कम हो जाएंगे तो वो यहाँ पे लोन्स देना भी कम करेंगे। अब लोन्स कम होने से मनी सप्लाई पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इंसान कोई सोच सकता है। देखो, लोन्स हम किस लिए लेते हैं? अगर हम अपनी पर्सनल बात करते हैं, या तो हाउसिंग लोन हम लेंगे तो हम किस लिए लेंगे? घर बनाने के लिए लेंगे। अब हम कोई घर बनाएंगे, घर बनाने से इकॉनमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप जब घर बना रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो इसका मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। अब वहीं पे जब ये चीज़ें कम हो जाएंगी, खाली हाउसिंग लोन नहीं होता, बहुत सारे लोग बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं, लोग पर्सनल अपने कोई चीज़ खरीदने के लिए लेगा, कोई कार खरीदने के लिए ले रहा है, कोई लैंड खरीदने के लिए ले रहा है, बहुत तरीके के लोन होते हैं। मैंने हाउसिंग लोन का सिंपल इसलिए लिया ताकि आप सबके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो इस तरीके से मनी सप्लाई तो इंक्रीज़ हो ही रही है। तो जब कमर्शियल बैंक्स के फंड्स कम हो जाएंगे तो लोन्स कम होंगे। जब लोन्स कम हो जाएंगे मार्केट में, तो इसका मतलब है स्पेंडिंग पावर लोगों की जो है वो कम हो गई है। तो उस वजह से क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी, ठीक है। अब रेपो रेट भी उसी तरीके से वो रेट होता है। रेपो रेट बहुत शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी बैंक को जैसे अगर रात को ले रहे हैं तो सुबह ये बैंक को वापस कर देंगे, या विदिन 2 डेज़ जो है ये वापस कर देंगे, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक्स को लोन लेना होता है तो तब वो रेपो रेट पे आरबीआई से
लोन लेते हैं तो जनरली जो रेपो रेट होता है वो बैंक रेट से ज़्यादा होता है। तो ये भी एक टूल है। सेम बाकी वो सेम है, मैं वापस उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग होगा। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो जब बैंक्स हैं, मान लो ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके पास एक्सेस फंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके पास एक्सेस फंड्स हैं, इनको लग रहा है यार अभी हमें लोगों को लोन्स कम देने, हमारे पास पैसा फालतू में पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल बैंक्स अपना जो पैसा है वो आरबीआई, जैसे हम अपनी सेविंग्स कहाँ पे करते हैं? कमर्शियल बैंक्स में करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जब अपनी सेविंग करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? आरबीआई में करते हैं। जैसे हमें अपनी सेविंग करने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग रेट के बेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई के पास अपना एक्सेस पैसा जो है वो सेव करने जाते हैं तो उनको रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उनको जो बेनिफिट है, उनको जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। अब देखो हम सेम एग्जाम्पल लेंगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना है। अब आरबीआई किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करके मनी सप्लाई कम कर सकती है? देखो, मनी सप्लाई कम करनी है मतलब मार्केट में जो पैसा है वो कम होना चाहिए, इसके मतलब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कम लोन देने चाहिए। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को ज़्यादा कर देगा। अगर मान लो ये से 5% था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5% था, तो 5% से 6%, हालांकि इतना होता नहीं है कभी भी, रिवर्स रेपो रेट जनरली बहुत कम होता है, ठीक है, 6% नहीं होगा, तो 6% कर देगा, 5 से या 6 से 7% कर देगा। अब कमर्शियल बैंक्स को लगेगा कि हमें इस वक्त फ़ायदा है अगर हम आरबीआई के पास अपना जो पैसा है वो सेव कर देंगे, क्योंकि हमें जब भी लोन देते हैं कमर्शियल बैंक्स उसमें रिस्क तो रहता ही है क्योंकि कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर सकता है, लेकिन आरबीआई के पास जब वो अपना एक्सेस फंड रखेंगे तो उसमें तो कोई भी रिस्क नहीं है और किसी भी टाइम वो उसको यूज़ कर सकते हैं निकाल के, तो इनको पता है कि इनका पैसा सेफ़ है। अब मान लो हमारे पास पैसा है, हम बोल रहे हैं हम किसी को उधार दे देते हैं, अब आपको क्या पता वो जो बंदा है जिसको आपने उधार दिया है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो वापस देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है सेव करके तो वो तो किसी भी वक्त भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम केस यहाँ पे भी है कमर्शियल बैंक्स के साथ भी। तो जब रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज़ कर देगा तो कमर्शियल बैंक लोन्स कम देंगे और ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, तो इस तरीके से मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज मैंने कुछ भी मतलब वैसे बहुत डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ाया है आपको, मैंने एक बेसिक मतलब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है सिर्फ इतना समझाने के लिए ये पढ़ाया है कि ये है क्या है बस। लेकिन अगर जो पिछले 2 पेपर्स में जो क्वेश्चन आए ना, अगर आपने इतना भी अगर समझ लिया ना तो वो क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे। फिर भी अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि आप आराम से वो क्वेश्चंस कर लोगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।